दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम दोबारा से जुड़ चुके हैं शशांक डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन एंड आपके अपने यूट्यूब पेड कोर्स में। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शशांक डिफेंस एकेडमी में हम पढ़ रहे हैं एनडीए एयरफोर्स जैसी तैयारियां कर रहे हैं अग्निवीर के हिसाब से। आप सभी का इंडियन एयरफोर्स 2023 का एग्जाम है, जो 18 जनवरी से लेकर एग्जाम होने जा रहा है 24 जनवरी के बीच में। आप सभी के लिए एग्जाम है, जैसा आप सभी देख रहे होंगे। इंडियन एनडीए का, इंडियन नेवी का भी एग्जाम डेट आने वाली है, जिसके फॉर्म निकल चुके हैं, जो दिसंबर से स्टार्ट होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए इन एग्जामों को अगर आपको देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आप देखेंगे कंप्लीट कोर्स 100%। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, अब तक की हमारी फर्स्ट क्लास में हमने जो देखा वो ये देखा कि वेक्टर क्या होता है। और लास्ट वाला जो क्लिप आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है, अगर आप में से कोई भी बच्चा इस सेकंड वीडियो को देख रहा है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर समझ रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एक चीज हमने क्लियर कर ली है, जिसके हमने न्यूमेरिकल हर तरीके से क्लियर कर लिए हैं। 1D 2D 3D के क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे होंगे। अब हम जो क्लास में आ गए हैं, सभी न्यूमेरिकल नेवी के क्वेश्चन इन सब चीजों को करने के बाद अब हम 6 पॉइंट पर आ चुके हैं मित्रों। और इसका मतलब है डिफाइन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड ही आगे की सब स्लाइड आने वाली हैं। आप वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे मित्रों। ये एक वेक्टर है जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें ये टेल है और ये हेड है। इस वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किसी भी वेक्टर में पीछे वाले हिस्से को टेल, जिसे हिंदी में पुच्छ कहते हैं, और इसे शीर्ष कहते हैं मित्रों। इसे आगे का हिस्सा, इसे पीछे का हिस्सा कहते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को वेक्टर ए कहा जाता है। और ये इसकी लंबाई होती है मित्रों, यहां से यहां तक। ये वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका है हेड एंड टेल। क्लियर, एकदम साफ सुथरी बात है। किसी भी वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आगे वाले हिस्से को हेड, पीछे वाले हिस्से को टेल कहते हैं। परफेक्ट याद रखिएगा। हेड और टेल के बीच की डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और जिस दिशा में ये जा रहा है उसे डायरेक्शन कहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम समझ चुके हैं। ये एक वेक्टर है जिसको हम समझ रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दिस इज पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। आइए समझते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल तभी डिफाइन होगा जब ये दोनों वेक्टर हेड हेड से जुड़ा होगा, टेल टेल से जुड़ा होगा। ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, इनके ये आगे वाले हिस्से मैं इसको ओपन कर लेता हूं, नुकीला, और इसके पीछे वाला हिस्सा ये है। अगर मैंने हेड को हेड से जोड़ा, दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। टेल को टेल से जोड़ा, दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैंने हेड को टेल से जोड़ दिया, दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। बट एग्जाम में क्वेश्चन परफेक्ट का भी आ सकता है, दिस एंड रॉन्ग भी आ सकता है। तो कभी भी वेक्टर को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो हेड और टेल दोनों साइड में होता है। मुकुल ये उठाइएगा जरा। हेड और टेल दोनों साइड में होता है, और हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है मित्रों। थैंक यू मुकुल। आइए समझते हैं। हमारे पास कोई भी वेक्टर दे रखा है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरीके से वेक्टर जोड़ा हो सकता है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर जोड़ा हो सकता है। आपके पास इस तरीके से वेक्टर जोड़ा हो सकता है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। आपके पास ऐसे वेक्टर जोड़ा हो सकता है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दोस्तों, आपको सामने देख रहे होंगे कि इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ये जो वेक्टर है टेल टेल से जुड़ा है, ये वेक्टर है हेड टेल से जुड़ा है, ये जो वेक्टर है जिसमें हेड हेड से जुड़ा है। आप सभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मित्रों। मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका टेल टेल से जुड़ा है तो 20 का एंगल ये जो दिखा रखा है, ये थीटा दे रखा है, इसमें 20 का एंगल यही है। बिल्कुल परफेक्ट है, यही आंसर है, यही है। ठीक है। आपको अगर ये 20 का ये वाला दे रखा है, ये थीटा, तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर आपको ये दे रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं
वो हेड हेड टेल टेल से जुड़ा हो या हेड हेड से जुड़ा हो, तो जो दिखाई दे रहा है 20 का वही आपका एंगल होता है। और यदि आपके पास हेड टेल से जुड़ा होगा तो जो दिख रहा है वो आपका एंगल नहीं होता है। समझे हैं नहीं समझे हैं? आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो 20 का जो कोण होता है, 20 का कोण जो होता है, एंगल बिटवीन आपको निकालना हो तो इसे पाई से घटाएंगे माइनस थीटा, ये आंसर होता है मित्रों। समझ रहे हैं आप? इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसा हुआ क्यों वो भी समझा देते हैं आपको। गौर दीजिएगा मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मेरे पास ये वेक्टर दे रखा है, गौर दीजिए। ये वेक्टर दिया है वेक्टर ए, ये वेक्टर दिया है वेक्टर बी, और बीच में दे रखा है ये थीटा। ये बीच का एंगल नहीं है, तो मैं वेक्टर ए को इस तरीके से आगे डिस्प्लेस कर देता हूं। तो ये जो टेल है वो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा, और इसका टेल ये है, ये तो टेल टेल से जुड़ जाएगा, तो ये वाला भी इसका एंगल डिफाइन होता है। आप जानते हैं ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो राइट आंसर इज ए 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना होगा कि कभी भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है तो वो तभी डिफाइन होगा जब हेड हेड से और टेल टेल से जुड़ा होगा। आइए इस चीज को और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया कि नीचे दिए गए चित्रों से वेक्टर ए एंड बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए ऑप्शन इस तरीके से दिए, ये मेरे पास वेक्टर ए, ये मेरे पास वेक्टर बी। दिस इज 120 डिग्री टू, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, अगेन दिस इज 120 डिग्री। मेरे पास देखने में दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, पर मित्रों मैं देख पा रहा हूं यहां पर मेरे पास हेड टेल से जुड़ा है, लेकिन यहां पर हेड हेड से जुड़ा है। तो यहां 20 पे एंगल वही है जो दिखाई दे रहा है 120, परफेक्ट। लेकिन यहां पर हेड टेल से जुड़ा है तो 20 का एंगल 180 से घट के आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री, परफेक्ट। इस तरीके से आप 20 के एंगल को निकाल सकते हैं दो वेक्टरों के बीच। बात समझ गए आप? कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच आप एंगल निकालना चाहते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी। आपका क्लियर हो चुका है दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालने का प्रोसेस। नेक्स्ट हम एडिंग पर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अगर प्रॉपर नॉलेज की, तो जो वेक्टर्स होता है ना वो दो टाइप का होता है ओनली। एक जो होता है, एक जो होता नहीं, सिर्फ सोचा जाता है। जैसे हम बात करें कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं, एक होती है रियल लाइफ जैसा आप देख रहे हैं, और एक होती है काल्पनिक इमेजिनरी। देखो रियल लाइफ में बेशक आपको मान के चलिए कोई भी किसी भी नाम की लड़की आपको कोई भी नहीं देखने वाली, लेकिन इमेजिनरी लाइफ में सनी लियोनी के साथ भी आपकी शादी हो सकती है ना? तो इमेजिनरी वो कल्पना है। तो एक्सेक्ट उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी लाइफ है, ठीक दो वेक्टर्स होते हैं। एक वो वेक्टर होता है जो बाकी है, एक वो वेक्टर होता है जो नहीं है। जो होता है उसे हम रियल वेक्टर कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज ए रियल वेक्टर। एक इमेजिनरी वेक्टर होता है जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं, और इमेजिनरी वेक्टर यानी काल्पनिक सदिश, काल्पनिक सदिश, दिस इज इमेजिनरी वेक्टर। और एक ये जो रियल वेक्टर है इसे वास्तविक सदिश बोलते हैं, वास्तविक सदिश, दिस इज रियल वेक्टर। देखो एक तो इमेजिनरी वेक्टर है और एक रियल वेक्टर है। इमेज इसको हम पढ़ रहे हैं, और ये जो इमेजिनरी वेक्टर है इसे मैथ में कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं
में पढ़ाया जाता है, में पढ़ाया जाता है, जो z बराबर x प्लस माइनस आयोटा वाई लिखा जाता है। समझ रहे हैं आप? और ये वाला रियल वेक्टर हम जो पढ़ रहे हैं, ये वेक्टर है जिसमें दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको यहां पढ़ाया जाता है। तो वेक्टर जो होते हैं, 8वां नंबर है हमारी इस चैप्टर का हेडिंग, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल वेक्टर और एक इमेजिनरी वेक्टर। रियल वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी वेक्टर्स जो होता है वह हम मैथ के अंदर कॉम्प्लेक्स नामक चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए ये इमेजिनरी वेक्टर है। परफेक्ट है ना? चलिए आइए समझाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं रियल वेक्टर के टाइप। रियल वेक्टर मुख्यतः तीन कैटेगरी के होते हैं। एक होता है इक्वल वेक्टर। ध्यान दीजिए, रियल वेक्टर की कंडीशन है ये कि रियल वेक्टर मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं। एक इक्वल वेक्टर होता है, दूसरा यूनिट वेक्टर होता है, तीसरा जीरो वेक्टर होता है। इन तीनों वेक्टरों में से पहला वेक्टर आया 8 में का फर्स्ट पॉइंट, इक्वल वेक्टर। आप ईमानदारी से जानते हैं कोई भी चीज इक्वलिटी में कब है? जब उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब बराबर हो। दो व्यक्ति हैं आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब उनकी पावर आपस में बराबर हो, बाहुबल पावर आपस में बराबर हो, मनी पावर आपस में बराबर हो। दो चीजों से व्यक्ति का आकलन किया जाता है, बाहुबल एंड आर्थिक बल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति बाहुबल में ज्यादा है, मनी पावर में बराबर है, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। अगर बाहुबल में ज्यादा है, मनी पावर में बराबर है, या मनी पावर में ज्यादा है, बाहुबल में कम है, या दोनों में ही अलग अलग है, तो कभी बराबर नहीं हो सकता। व्यक्ति की तो क्वालिटी, दोनों ही क्वालिटी आपस में बराबर है तभी बराबर हो सकता है। तो हमारे पास आ रहा है इक्वल वेक्टर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेक्टर की दो क्वालिटी होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। वेक्टर की बराबर होने की कंडीशन क्या होती है कि यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ये आपस में बराबर हैं, तो याद रखिएगा, तो याद रखें ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए एंड ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर हो जाए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तभी यह बराबर वेक्टर होगा, अन्यथा ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इस बात को परफेक्ट ध्यान रखिएगा। मैंने आपके लिए ऑप्शन बनाए कि ऑप्शन ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर नहीं हो। मैंने ऑप्शन बी बनाया, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है एंड ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर है। मैंने सी ऑप्शन बनाया कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है एंड ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर नहीं है। और मैंने डी ऑप्शन बनाया कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है एंड ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे, तो राइट ऑप्शन इज ए डी। यदि इक्वल वेक्टर हैं तो ए सही है, ये गलत है, उसका कारण है ये गलत है, उसका कारण है ये गलत है, उसके ये दोनों कारण हैं, ये सही है। तो राइट आंसर इज द डी। तो इक्वल वेक्टर की ये पहचान है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं इक्वल वेक्टर का। मेरे पास एक एग्जांपल आया, इफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j एंड वेक्टर बी बराबर ai प्लस bj एंड a बराबर b, तो आपसे पूछा गया है a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं, ये वेक्टर a बराबर वेक्टर b, वेक्टर a 2i प्लस 3j एंड ये ai प्लस bj, i का i से कंपेयर, j का j से कंपेयर, तो a का मान 2 और b का मान 3। मेरे से पूछा गया है a प्लस बी बताइए, तो 2 प्लस 3 आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। आप समझदार हैं, सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता। फोकस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मेरे पास अगर ये क्वेश्चन होता, ध्यान दीजिएगा, देखने में एक जैसा होगा लेकिन आपको हिला सकता है, 2i प्लस 3j एंड वेक्टर बी बराबर अगर मेरे पास ए आई दिया होता तो आपसे पूछा जाए ए का मान बताइए, इफ वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, मेरे पास ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन दे रखा है 5 और डी ऑप्शन दे रखा है 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा अक करेगा ना थक करेगा, तड़ाक सी ना आंसर देगा। कैसे देगा? वो ए को बराबर बी कर देगा, ए के बराबर बी कर देगा और ए को लिख देगा 2i प्लस 3j और बी को लिख देगा ए आई। राइट या रॉन्ग? उम्मीद करता हूं आपका जवाब राइट आया होगा। ऐसे करेंगे आप। अगला पॉइंट ये करेंगे, आई को आई से कंपेयर कर देंगे। ये है नहीं, आप छोड़ देंगे और आप ए बराबर 2 लिख देंगे, जो सरासर गलत है। दोस्तों ये गलत इसलिए है, हम आपको समझाएंगे इसका कारण क्या है गलत। दोस्तों आप इस चीज को ध्यान दीजिए, मैंने ये देखा कि यहां पे दे रखा है 2i प्लस 3j बराबर ए आई प्लस 0j। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे। तो आप देखेंगे i की कंपेयर i से तो a बराबर 2 आ गया, तो j की कंपेयर j से करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ पे 3 बराबर 0 आ गया और 3 बराबर 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए a का मान 2 नहीं होगा। तो a का मान क्या होगा? 5। रीजन क्या होगा? चूंकि वेक्टर a बराबर b ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि 3 बराबर 0 नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम क्लास को प्रॉपर देखने वाले हैं। आइए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको नोट करना चाहिए, ये आपके इक्वल वेक्टर की कहानी है। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए फटाफट ध्यान से। जी भाई साहब, आइए समझते हैं ये प्रॉपर। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर था, हम समझ चुके हैं। दूसरा आ रहा है हमारे पास, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, आप गलती कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। हमारे पास दूसरा आ रहा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है समझिएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हम इन क्लासों को लेके चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंप्लीट चैप्टर हो जाने के बाद 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराया जाएगा इसी सेशन में, ठीक है? प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, प्रॉपर 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। वहां पर आपको ये हमारे पढ़ाने के तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जीरो वेक्टर क्या है? नाम से पता होगा जीरो वेक्टर का मतलब क्या है। मेरे पास वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। जीरो वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? जीरो वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे जीरो वेक्टर कहा जाता है मित्रों, ठीक है? परफेक्ट याद रखिएगा। हम जीरो वेक्टर की डेफिनेशन कई तरीके से देंगे। पहला पॉइंट, जीरो वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रखना, से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है? एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है ये, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है, जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तीसरा पॉइंट आ रहा है, जीरो वेक्टर उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन नॉट डिफाइन होती है। और चौथा आ रहा है, जीरो वेक्टर को पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बिंदु सदिश। ये चारों डेफिनेशन आपको परफेक्ट होनी चाहिए, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैग्नीट्यूड 0 होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसको पॉइंट वेक्टर कहते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपका ये डाउट होगा, यही कारण है कि शशांक डिफेंस एकेडमी यूनिक है, आपके डाउट को पहले से जानती है, क्योंकि ये सब चीजें टीचर के पास एक्सपीरियंस से आती हैं। जर्नली बच्चों का ये डाउट होता है, हम अपने आप को आपकी जगह बैठकर देख लेते हैं। जो हमें डाउट लगता है एज ए स्टूडेंट, हम आपको
बिना बिना पूछे उस चीज को बता देते हैं। यही डिफरेंट जो आइडिया है वो शशांक डिफेंस एकेडमी को सबसे यूनिक बनाता है। आइए यहां से आप देखिएगा, नोट कर लेना, यहां से आप देखिएगा ए कैप बराबर नॉट डिफाइंड। मैं पूछता हूं आपके लिए ये नॉट डिफाइंड क्यों आया? मेरे पास पता है कि किसी की डायरेक्शन किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से भाग देकर बनती है। मेरे पास ये वेक्टर आया और जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आई है जीरो, तो ये इनफाइनाइट आ गई, और इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ये डेरिवेशन हो गई। दिस इज डेरिवेशन फॉर जीरो वेक्टर एंड डिफाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ये जीरो वेक्टर की कहानी है। चारों पॉइंटों में से एक पॉइंट अवश्य आपको पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है, हमेशा पूछा गया है। जीरो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल कराता हूं, मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, इफ वेक्टर ए बराबर ए आई प्लस 2 जे, यदि जीरो वेक्टर हो तो ए का मान बताओ। तो याद रखिए अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो, और मैग्नीट्यूड में निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 4 बराबर जीरो। तो यानी ए का मान कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव जुड़कर कभी जीरो नहीं होते। अगर आपने करने की कोशिश की तो ए का मान +-2 आयोटा आ जाएगा। चेक कर लिया हुआ अपने अंडर रूट के अंदर -1, शॉर्ट मार दिया। ठीक है, मैथ भी पढ़ाते हैं ना हम, इसलिए तो यहां से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर जो है रियल वेक्टर के कंपेयर इमेजिनरी वेक्टर में पहुंच जाएगा, जैसा कि आप सभी ने देखा था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो ए का मान अगर पूछा जाए तो ए का मान आ जाएगा नॉट डिफाइंड या फाई या नॉट पॉसिबल। इन तीनों ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये जीरो वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो जीरो वेक्टर तभी हो सकता है जब आई जे के साथ, या तो आई जे के हो ही नहीं है तो उसके साथ में केवल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का मान जीरो होगा। अगर कोई कांस्टेंट दे दिया तो वो जीरो वेक्टर हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। मेरे पास एक एग्जांपल आया, मित्रों आप जो देख रहे हैं वीडियो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये यूनिटी और ये डिफरेंट क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स को समझ रखा है, हम फलाने फलाने टीचर से पढ़े थे। यस, बिल्कुल आप होशियार हैं, लेकिन याद रखिएगा ये शशांक डिफेंस एकेडमी है, यहां पर डिफरेंट पढ़ाया नहीं जाता, यहां पर आपकी कमजोरी को दूर किया जाता है। और इंसान की कमजोरी क्या है, स्टूडेंट की कमजोरी क्या है, हम भली भांति जानते हैं। हम आपकी कमजोरी को दूर करने में लगे हुए हैं, आपका सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ए वेक्टर ए बराबर मेरे पास दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज ए जीरो वेक्टर, देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो। ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सी का मान जीरो, देन आंसर जीरो। बहुत ही इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। समझ गए आप दोस्तों? ये जीरो वेक्टर के लिए दोबारा से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, और टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर दो टाइप होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी वेक्टर को पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स मैथ के अंदर, और रियल वेक्टर को हम पढ़ा रहे हैं आप सभी के लिए। रियल वेक्टर के मुख्य टाइप जो होते हैं, वैसे टाइप बहुत होते हैं लेकिन मुख्य होते हैं 3। इक्वल वेक्टर पढ़ लिया, जीरो वेक्टर पढ़ लिया, एक बचा है यूनिट वेक्टर। आइए, वेलकम है आप सभी का। आइए, यूनिट वेक्टर आपके लिए आता है पॉइंट 8 का तीसरा पार्ट, यूनिट वेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा,
उसमें आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसी की तरह इसको भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी वेक्टर, इकाई सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसे इकाई आव्यूह, इकाई वेक्टर्स कहते हैं। मैंने आपके लिए लिखा ये वेक्टर, और वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, पहली डेफिनेशन, तो उसे यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। मैंने इस बात को ध्यान रखना। दूसरी डेफिनेशन कि अगर यूनिट वेक्टर 1 यूनिट है तो ये कैप बच गया, तो वो वेक्टर जो केवल डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, वो वेक्टर जो केवल डायरेक्शन दिखाने के काम आता है यूनिट वेक्टर कहलाता है। जो वेक्टर सदिश केवल डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है, काम में आता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन परफेक्ट याद रखिएगा अच्छी तरीके से। यूज देख सकते हैं, एज ए एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। एज ए एग्जांपल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस को दिखाने के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए के कैप का यूज करते हैं। आई वेक्टर लिखा होगा तो इसे हम आई कैप लिख सकते हैं, जे वेक्टर लिखा होगा तो हम इसे जे कैप लिख सकते हैं, के वेक्टर लिखा होगा तो हम इसे के कैप लिख सकते हैं। चूंकि चूंकि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। समझ गए आप? तो याद रखिए, कहीं भी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हो तो उसको हम लिख देते हैं 1 यूनिट। दिस इज ए यूनिट वेक्टर। इस चीज को आप परफेक्ट ध्यान रखेंगे मित्रों अच्छी तरीके से। इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। एकता होनी चाहिए वेक्टर के अंदर, यानी एकल यूनिट होना चाहिए वेक्टर के अंदर, तो उससे हम बोलते हैं इकाई सदिश। ठीक है, इसका हम एक दो एग्जांपल समझाते हैं आपको। पहली बात समझिएगा, कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है, अच्छी तरीके से समझना कि यदि आपको वेक्टर ए दिया है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज ए यूनिट वेक्टर, तो आपसे पूछा है ए बी और सी के बारे में, ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट। तो मैं जानता हूं अंडरवुड के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 यूनिट। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब या ए बी और सी ये हमेशा 1 से छोटे होंगे। अगर कोई 1 से बड़ा है तो वो यूनिट वेक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला 1 से बड़ा होगा तो तीनों का सम जो होगा वो 1 से बराबर हो ही नहीं सकता जब इसकी वैल्यू बराबर दी है। तो ये यूनिट वेक्टर की पहचान होती है, इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल समझा देता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल आया, ध्यान दें। ए वेक्टर ए, ये नेवी का क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर 0.2i प्लस 0.3j प्लस सी के इज ए यूनिट वेक्टर। तो ए का मान पूछा था। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पे दे रखा था 0.1, 1 दिया था बेटा, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 यूनिट। मैं इसको लिख दूंगा जो 0.04, 0.01 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1
तो 0.05 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, यहां से मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.05, दिस इज ए 0.95, तो सी बराबर अंडर रूट के अंदर 0.95 इज द रॉन्ग, गलत है ये। समझ रहे हैं आप सोच रहे हो व्हाट, क्यों? क्योंकि आप प्लस माइनस लगाना भूल गए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज सी इज नॉट मैग्नीट्यूड, सी इज ए कॉपिसेंट ऑफ के। समझ रहे हैं ना आप, ये के का कॉपिसेंट है मित्रों, दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड। एंड ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसीलिए आंसर आपका प्लस माइनस ही आएगा। तो राइट आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे होता, गौर फरमाए, मेरे पास एक एग्जांपल ऐसे होता, मेरे पास दिया होता ए वेक्टर ए बराबर 2i प्लस ए जे, एक यूनिट वेक्टर हो, इकाई सदिश हो, तो ए का मान बताओ। मैं बिना सॉल्व किए कर सकता हूं, ए का मान सर 5 आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये कभी यूनिट वेक्टर हो ही नहीं सकता, यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि इसके कॉपिसेंट जो है ना, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये कभी सम जोड़कर 1 हो ही नहीं सकता। यही तो मैं बोल रहा था आपको। नहीं सर हमें करके दिखाओ, लीजिए आप करके दिखा देते हैं। आपने इसका मैग्नीट्यूड 1 किया, देखो करके देखोगे तो कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो देखते ही सॉल्व हो जाने चाहिए। मैंने आपके लिए मैग्नीट्यूड दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1 यूनिट, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर -3 आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? ये इमेजिनरी वेक्टर में चला गया। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप, कि आप कितने टाइप से वेक्टर को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं, गौर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 9, फैक्टर ऑफ वेक्टर। गौर से समझें आप अच्छी तरीके से, ये वेक्टर के फैक्टर कैसे काटते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला जो सेशन है अब का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेक्टर ऑफ वेक्टर का यूज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप गति में। किसी वस्तु को जब हम बहुत तेजी से फेंकते हैं, आपने नीरज चोपड़ा देखा है, भाला फेंकता है, उसको पता है कि मुझे 45 डिग्री पर फेंकना है और फुल पावर में फेंकना है, तभी मैं मैक्सिमम 87 फेंक पाऊंगा, अन्यथा मैं पीछे रह जाऊंगा। उसको पता है। अब वही चीज की तो प्रैक्टिस करता है वो बंदा, अरे वो सफल हो गया ना उसके, लेकिन बैकग्राउंड में देखो 20 साल से मेहनत कर रहा है, बार बार हाथ से फेंकता है, और हाथ का एंगल प्लेन के साथ में 45 रखता है, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ वेक्टर। आइए समझाते हैं। मेरे पास कोई भी वेक्टर दिया है, ये वेक्टर है, इसके मुझे फैक्टर निकालने हैं मेरे भाइयों। तो मैं एक तो फैक्टर ऐसे निकाल सकता हूं और एक फैक्टर ऐसे निकाल सकता हूं। तो अगर ये मेरे पास एंगल थीटा दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में एक फैक्टर आएगा जिसे मैं बोलूंगा ए एक्स, और इस डायरेक्शन में एक फैक्टर आएगा, इसे मैं बोलूंगा ए बाई, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस। ये होते हैं फैक्टर ऑफ वेक्टर। अगर मैं इस ट्राइंगल का यूज करना चाहता हूं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का यूज करूंगा तो इसे ले लेता हूं पी क्यू और आर। तो अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में देखूं, तो ये मेरे पास ए है, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं सपोज दैट ए बाई, क्योंकि आमने सामने बराबर ही होंगे, ये ए एक्स, मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज करता हूँ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर डायगोनल। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बाई ओवर ए, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ए मान लिया, तो यहाँ से ए बाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए साइन थीटा। इसी प्रकार अगर मैं इसमें कॉस थीटा लेता हूँ कॉस थीटा होता है बेस अपॉन डायगोनल, तो बेस क्या है आपके पास ए एक्स ओवर है, तो यहाँ से ए एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास ए कॉस थीटा। तो ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ए साइन थीटा। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये हो गई डेरिवेशन। इस बात को याद रखना कि थीटा के साइड में कॉस होता है और थीटा के सामने साइन होता है। ये बात हर एक कोई बच्चा जानता है फैक्टर ऑफ वेक्टर में, कि एक आता है साइन और एक आता है कॉस। कभी कभी भूल जाता है, तो नहीं भूलना चाहिए। थीटा के साइड वाला कॉस होना चाहिए और थीटा के सामने वाला साइन होना चाहिए। आइए मैं आपको समझा देता हूं। मेरे पास आपके पास ये वेक्टर दिया, और मेरे पास एग्जांपल दिया है, वेक्टर ए बाई एक्सिस से 30 डिग्री पर है,
तो फैक्टर बताओ, घटक बताओ, फाइंड द फैक्टर। तो ये बाई एक्सिस से है, तो बाई एक्सिस से 30 पर है, तो आपके ये दो फैक्टर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, थीटा के साइड में कॉस, तो इधर आ जाएगा ए कॉस 30, तो इधर क्या आ जाएगा ए साइन 30। तो हमेशा ऐसे रटो मत के इधर ये कॉस होता है, देखो साइन आ गया। अब आपने देखा ये डेरिवेशन में कॉस था, क्योंकि मैंने पढ़ाया थीटा की साइड में कॉस होता है और सामने साइन होता है। मैं वही चीज बता रहा हूँ, थीटा के साइड में कॉस होता है और अदरवाइज साइन होता है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a/2 और ये आ जाएगा a√3/2। समझ गए आप? इस तरीके से आपको प्रॉपर समझना है। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। मैं इस फैक्टर ऑफ वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने एक इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरे पास एक फैक्टर आया, ये वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, राइट, और इसके दो फैक्टर आ गए। ये इधर दे रखा है थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। तो मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए बराबर ए कॉस थीटा दिया है, तो ए कॉस थीटा आई कैप एक्स एक्सिस में नहीं, प्लस ये क्या दिया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा जे कैप। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस वेक्टर को। समझ गए दोस्तों? इस तरीके से लिखा जा सकता है ये वाला वेक्टर। ये वेक्टर ए बराबर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ध्यान रखें आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ के रखें। इसी से डायरेक्शन वगैरह के फॉर्मूले डेरिवेट होते हैं, जो आपने ईमानदारी से बिना डेरिवेशन के बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो हिम्मत जताई, वो केवल आप लोगों में है और अच्छी तरीके से आपने मेहनत की। ये पूरा पूरा डेरिवेशन है। मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, मेरे पास एक एग्जाम्पल आया कि यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट एंड बाई एक्सिस पर 4 यूनिट चलता है, तो उस वेक्टर को बताओ, उस वेक्टर को बताओ। ये मेरे पास क्वेश्चन आया। तो एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चल रहा है 3, और बाई एक्सिस पे कितना चल रहा है 4। तो इस वेक्टर को मैं निकालना चाह रहा हूं। तो एक्स एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, प्लस बाई एक्सिस पे कितना चल रहा है 4, तो ये मेरे पास वेक्टर आ जाएगा। मेरे पास एक्स एक्सिस पे चल रहा है 3 यूनिट, बाई एक्सिस पे चल रहा है 4 यूनिट, तो ये वेक्टर होगा मेरे पास। तो मैं इस वेक्टर को कैसे लिखता हूं, तो 3x के साथ में तो आई कैप, प्लस 4j के साथ बाई में तो जे कैप। वही चीज मैंने आपको समझाई थी। इस तरीके से आप फैक्टर ऑफ वेक्टर को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। ये था दोस्तों फैक्टर ऑफ वेक्टर। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। आइए समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है 10वां। इसके क्वेश्चन आते हैं और इस चीज को समझना है। ये दो कैटेगरी में पूछा जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दे रखा है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। क्या मतलब होता है? शैडो। आप किसी वेक्टर की, दिस इज प्लेन, दिस इज वेक्टर, इस वेक्टर की, इस वेक्टर पर शैडो निकालेंगे आप, वो आगे ये देखो मार्कर जो दिखाई दे रहा है। अब इस मार्कर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इस तक की, उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। आइए समझाता हूं। मेरा पहले टारगेट है समझाना, उसके बाद न्यूमेरिकल कराना, फिर कंसेप्ट को क्लियर कराना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये एक वेक्टर है और ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये थीटा है। मुकुल पानी दे दो यार। ये देखो, ये आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एक सेकेंड है ना, पानी पी लेते। चलिए दोस्तों, तो ये आपकी हेडिंग आई 10वीं। 10वां पॉइंट है आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एज ए शैडो, ओनली शैडो, छाया। ठीक है। अब मेरे पास निकालना है, बी की शैडो निकालनी है इस पर।
गौर दें आप अच्छी तरीके से। तो मेरे पास ये आया O और ये आ गया P, तो एक नया वेक्टर आया OP, ये मेरे पास आया OP वेक्टर। समझ गया आप? तो OP वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब होता है वेक्टर P का वेक्टर A पर प्रक्षेप, ये है मतलब वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप। आप अगर ट्रिक चाहते हैं, ट्रिक, तो दोनों का डॉट करो और जिस पर निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, दिस इज ए ओपी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 सेकंड में। दोनों का डॉट करो और जिस पर निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे से पूछा जाए, ध्यान से समझे, अच्छी तरीके से समझे, मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। ध्यान दें आप, ये मेरे पास दे रखा है वेक्टर ए और ये दे रखा है वेक्टर बी। समझ गया आप? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। चलो, ये मेरे पास वेक्टर बी दिया है और ये वेक्टर दिया है मेरे पास ए। अगर मेरे से आपसे पूछा गया ए का बी पर, गौर दें आप, ये थीटा दे रखा है। अगर मेरे से पूछा गया ये ओपी वेक्टर, मेरे से पूछा गया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर दूंगा। दोनों का मुझे ओपी निकालना है, दोनों का डॉट, मैंने क्या किया है, दोनों का डॉट किया है। मैग्नीट्यूड में किससे भाग देना है, जिस पर निकाल रहे होते हैं। किस पर निकाल रहे हैं, बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दो। आपको परफेक्ट एकदम इस बात को ध्यान देना होगा कि आपको जिस वेक्टर पर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना है। जिस वेक्टर पर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना है, दैट्स ऑल। जिस पर निकालना है, निकालना किस पर है, बी पर, बी के मैग्नीट्यूड से, ए पर, ए के मैग्नीट्यूड से, पी पर, पी के मैग्नीट्यूड से, क्यू पर, क्यू के मैग्नीट्यूड से। किस में भाग देना है सर जी, दोनों के डॉट प्रोडक्ट में। और डॉट करना मैं अभी आपको आगे चल के सिखाऊंगा। आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करो और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बात को परफेक्ट ध्यान रखिएगा। सर जी इसकी डेरिवेशन बता दो, आया कहां से, नो डाउट बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। पहले सीखो, करना सीखो। मैंने एक न्यूमेरिकल लिया आपके लिए, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया। ए वेक्टर ए बराबर, सपोज दैट ये ले लिया आई प्लस 2j, एंड वेक्टर बी बराबर दे दिया सपोज दैट आई माइनस 2j। तो मेरे से पूछ लिया वेक्टर ए का, यहां पे ले लीजिए आप 3j, ठीक है, -0 आना, नहीं तो बी पर प्रोजेक्शन बताओ। पहला क्वेश्चन है ए का बी पर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी, इससे भाग देना है बी के मैग्नीट्यूड से। तो मेरे को यहाँ ओपी बताना है, तो दोनों का डॉट करना है, ए डॉट बी, और बी के मैग्नीट्यूड से भाग देना है। ए डॉट बी करूंगा तो यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप डॉट आई कैप -3j कैप, बट बी का मैग्नीट्यूड कितना है, आई -3j। समझ गए आप? आई का आई में, जे का जे में, आई का आई में 1, जे का जे में 3 तुर्का 3 दूनी 6, मैग्नीट्यूड होता है इसलिए मोड़ लगाना है। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर के अंदर आई के साथ 1 और इसके साथ 3 तुर्का 9, तो आ जाएगा 5/√10 यूनिट, डायरेक्ट आ गया। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता किसका, बी का ए पर, गौर दें, बी का ए पर, गौर फरमाइएगा,
कुछ नहीं करना है, ए के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी अभी निकाला आपने 5 आ रहा था, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस कितना आएगा, अंडरवुड के अंदर आई के साथ में 1 का कॉफिशिएंट प्लस जे के साथ में 2 का कॉफिशिएंट, तो मेरे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5 ओवर रूट 5, देन आंसर इज ए रूट 5 यूनिट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको किसी का किसी पर निकालना है, कोई डाउट नहीं, दोनों का डॉट करना है, किसी का किसी पे निकालो, डॉट में कोई अंतर नहीं, बिकॉज यू नो ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। अंडरस्टैंड? आपका ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी डिफरेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपस में डिफरेंट रखते हैं। आपको इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। आपको ए का मैग्नीट्यूड निकाल, ए का मैग्नीट्यूड से भाग दे रहे हैं तो ए पर निकाला है, बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे रहे हैं तो बी पर निकाला है। आप जानते हैं ये एक शैडो होती है, मैंने आपके लिए ये दो वेक्टर बनाए तो शैडो बनेगी, परपेंडिकुलर कर दूंगा तो शैडो नहीं बनेगी, आप जानते हैं। यही कारण है कि अगर दो वेक्टर हुए परपेंडिकुलर तो वह प्रोजेक्शन नहीं देंगे। समझ रहे ना आप? आइए मैं समझाता हूं, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला कंसेप्ट था, कोई भी न्यूमेरिकल हो तो आप कर पाए, ये आपके सामने दिख रहा है। मैं अब आपको समझाने आ रहा हूं दूसरा पॉइंट, ध्यान दें आप, एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, डेरिवेशन। मेरे पास ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये थीटा है, मुझे ओपी निकालना है, तो मुझे ओपी निकालने के लिए आपका बी की तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, बी की डायरेक्शन ले, दिशा लियो, दिशा लो, एंड ए का मैग्नीट्यूड लो, ए का मैग्नीट्यूड लो, परिमाण लो। क्यों लो? क्योंकि मेरे को ओपी बताना है, और ओपी वेक्टर जो है वह बी की डायरेक्शन में है, तो बी की दिशा लो। डेरिवेशन कर रहा हूं, जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है, और ए का है तो ए का मैग्नीट्यूड लो, तो अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास ओपी वेक्टर आ जाएगा, जो मेरे पास ए का तो मैग्नीट्यूड लेके आएगा, ठीक है, वेक्टर तो नहीं, हटा देना चाहिए, रिजल्ट आता है, मेरे पास ओपी आ जाएगा, ए की तो मैग्नीट्यूड लेके आएगा और बी की डायरेक्शन लेके आएगा। मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी की डायरेक्शन को मैं ले सकता हूं बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, देख सकता हूं। क्वेश्चन आता है, सर जी मेरे पास कहीं 2i लिखा हुआ है, गौर देना, और मेरे पास कहीं 2 मॉड इनटू आई लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? भाई 2 ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो और दोनों का डॉट भी आपको पता है, केवल मैग्नीट्यूड ही बचता है, डायरेक्शन तो होती नहीं, डॉट में क्रॉस में डायरेक्शन होती है। समझिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू बात नहीं, डायरेक्ट कंसेप्ट। इसलिए ध्यान दीजिए, आपका ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक ही चीज है, तो मैं यहां से मॉड हटा सकता हूं, तो मैंने ये लिख दिया ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज ओपी। तो मेरे को पता चला, दोनों का डॉट किया, जिस पर निकाला है बी पर, भाग किससे दे दिया, बी के मैग्नीट्यूड से, तो आपको कोई से भी वेक्टर मिले तो ऐसे आप कर सकते हैं। समझ गए? ये डेरिवेशन हो गई, ये न्यूमेरिकल हो गया, और ये पूरा कंसेप्ट हो गया, आपके सामने है सब कुछ खुला हुआ, साफ सुथरा। आइए समझाता हूं, मैं एक क्वेश्चन की तलाश में और चलता हूं आपके लिए। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया आपके लिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वेक्टर ए बराबर ले लिया ए आई प्लस जे प्लस के का एक्स एक्सिस पर प्रक्षेप होगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ऑप्शन ए आया 1 यूनिट, बी आया 1/√3 यूनिट, सी आया √3 यूनिट, और डी आया नन ऑफ दिस। वेरी इजी। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? आई कैप, आंख में इसके दोनों का डॉट करना है, आई प्लस जे प्लस के डॉट आई अपॉन मैग्नीट्यूड, इससे इससे पर,
तो इसी के मैग्नीट्यूड से भाग देना है। आई का आई से 1 प्लस जे का आई से 0, के का आई से 0 अपॉन मैग्नीट्यूड 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। देन राइट आंसर इज ए। इसे कहते हैं दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सदिश का प्रक्षेप। दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। आप सभी के लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई, ये मेरा फेवरेट बैच रहा शशांक डिफेंस एकेडमी का 2021, जो एक होनार बैच, खतरनाक बैच आफ्टर लॉकडाउन, जबरदस्त रूप से हम लोगों ने मेहनत की थी। जैसा आप देख रहे होंगे जबरदस्त स्टूडेंटों का प्यार उमड़ता हुआ फिर दोबारा से वही सीजन आ रहा है, वही स्टूडेंटों का प्यार देखने को मिल रहा है। मैं आप सभी के लिए अब ऑनलाइन भी आ चुका हूं। बहुत से प्यारे स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंटों के लिए हम जुड़ चुके हैं। आप सभी के लिए बहुत छोटे से नाममात्र फीस के साथ में गरीब स्टूडेंटों तक अपनी वीडियो को पहुंचा रहे हैं। आपके अपने जो स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, मित्र, भाईगढ़, रिश्तेदार जो भी हों, इंडिया से बाहर तक भी पहुंचाएं और उनको समझाएं। इसे फिजिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रॉपर क्लास है हमारी रही आज तक। ठीक है, यहां से आगे की जो क्लास आप देखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्लास नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।